नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास। वैदिक काल नामक अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने वैदिक कालीन साहित्य तथा वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा की थी। आज हम इसी क्रम में वैदिक काल की आर्थिक स्थिति का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि वैदिक काल को हमने 2 भागों में विभाजित किया था, पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। परीक्षा में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो प्रश्न वैदिक काल में बनता है उसमें जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर भी उसी तरीके से देना है। यानी उदाहरण के तौर पर यदि प्रश्न ये आता है कि वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक स्थिति, धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा करें, तो इसमें यदि इस तरह का प्रश्न आता है तो उसका अभिप्राय ये होता है कि वैदिक काल में हमें दोनों ही कालों की चर्चा करनी है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से चर्चा कर पाएँ, जैसा कि हम इस अध्याय को हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले हमने भौगोलिक विस्तार देखा पूर्व वैदिक काल का, उसके बाद उत्तर वैदिक काल का देखा। इसी प्रकार से अब हम जो आज हमारा टॉपिक है आर्थिक व्यवस्था, इसमें हम पहले पूर्व वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। तो डिपेंड करता है कि प्रश्न किस तरह का पूछा जा रहा है, उत्तर भी उसी तरीके से दिया जाना चाहिए। यदि वैदिक काल की बात हो रही है तो उसका मतलब पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल सम्मिलित हैं, और यदि केवल पूर्व वैदिक काल के बारे में पूछा जा रहा है तो हमें केवल पूर्व वैदिक काल की चर्चा करनी है, और यदि उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है तो उत्तर वैदिक काल का वहाँ पे उत्तर में लिखना है। तो प्रश्न का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। अब हम प्रारंभ करते हैं कि पूर्व वैदिक काल की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से थी। तो पूर्व वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था की चर्चा की जाए तो यहाँ की अर्थव्यवस्था पशुचारी थी। पशुचारी थी मतलब पशुओं का पालन और संरक्षण, ये इनकी व्यवस्था का प्रमुख अंग था। हालांकि कृषि भी किया करते थे, खेतीबाड़ी से परिचित थे, कुछ फसल अनाज की और कुछ फल वगैरह ये लोग लगाया करते थे, लेकिन अभी तक कृषि इतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रही थी कि उसे प्रमुख पेशा माना जाए। पूर्व वैदिक काल में प्रमुख पेशा पशुपालन को ही माना गया है और कृषि को हम द्वितीयक पेशे के रूप में स्वीकार सकते हैं। पालतू पशुओं में प्रमुख रूप से गाय, बैल, घोड़ा, गधा, श्वान यानी कुत्ता, भेड़, बकरी आदि का ये लोग संरक्षण किया करते थे। इन पशुओं का प्रयोग दूध प्राप्त करने में, मांस प्राप्त करने में, खाल प्राप्त करने में, भार वाहन में मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए इधर से उधर सामान ले जाने के रूप में, युद्ध और शिकार में इन पशुओं का ये लोग प्रयोग किया करते थे। सीमित प्रकार की खेती का भी प्रमाण मिलता है। खेतों में हल का प्रयोग करते थे और खेतों को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। प्रमुख फसलों के बारे में बात करें तो गेहूं और जौ
प्रमुख फसल अनाज के रूप में। इसके अलावा राई, सीसम, तिल और कपास अन्य फसलों के रूप में प्रमुख थी। ऋग्वेद में एक विशेष बात जो देखने को आती है, जिस पे प्रश्न भी बनता है कि ऋग्वेद में चावल का उल्लेख नहीं है। गेहूं और जौ का उल्लेख तो मिल रहा है, चावल का उल्लेख नहीं मिल रहा। जैसे चावल को व्रीहि कहा गया है ऋग्वेद में, तो व्रीहि का उल्लेख नहीं मिलता। इसका मतलब ऐसा लगता है कि चावल की खेती से ये लोग परिचित नहीं थे, चावल का उत्पादन नहीं कर रहे थे। ऋग्वेद में जो प्रमुख उद्योग और शिल्प बताए गए हैं वे हैं तक्षा या त्वष्टा, बढ़ई, बढ़ई का काम करने वाले, कर्मार यानी शिल्पी, वायु, वाय, वाय यानी जुलाहा, चर्मग्न यानी चमड़े का काम करने वाले, और हिरण्यकार, सुनार आदि का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, जो कि पूर्व वैदिक काल से संबंधित है। धातु के लिए ये अयस शब्द का प्रयोग करते हैं। धातु में कौन कौन सी धातु हैं? तांबा, कांसा, सीसा, सोना, चांदी आदि धातुओं का ये लोग प्रयोग करते थे। विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह है कि लोहे की जानकारी पूर्व वैदिक काल के मनुष्य को नहीं थी। लोहे का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। इस आधार पर इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि लौह धातु की जानकारी पूर्व वैदिक कालीन या ऋग्वैदिक कालीन मनुष्य को नहीं थी। व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी, यानी व्यापार में कोई मुद्रा का प्रचलन नहीं था। यदि किसी एक वस्तु को खरीदना होता था तो उसके बदले में कोई दूसरी वस्तु दी जाती थी, यानी वस्तुओं के आदान प्रदान के द्वारा व्यापार होता था। हालांकि कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि गाय, अन्य पशुओं तथा निष्क यानी सोने के टुकड़े का प्रयोग भी विनिमय के साधन के रूप में किया करते थे। इस आधार पर हम यदि एक वाक्य में ऋग्वेद या पूर्व वैदिक कालीन आर्थिक संरचना का वर्णन करना चाहें तो उसके बारे में हम ये कहेंगे कि ऋग्वैदिक आर्थिक संरचना पशुपालन पर आधारित कबीलाई अर्थतंत्र था। पशुपालन पर आधारित कबीलाई अर्थतंत्र था। इसे हम ऋग्वेद में इस रूप में देख सकते हैं या पूर्व वैदिक काल में इस रूप में उसका वर्णन कर सकते हैं। अब बात आती है उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में एक विशेष परिवर्तन ये हुआ था कि कृषि का विकास हो गया था, और कृषि का विकास होने के कारण जीवन स्थायी हो गया था। मनुष्य अब स्थायी रूप से एक जगह पर बसने लगा था। कृषि इस समय में प्रमुख पेशा हो गया। हालांकि पशुपालन भी बड़े पैमाने पर जारी था, लेकिन मुख्य पेशा जो है अब कृषि हो गया था। पूर्व वैदिक काल में जो फसलें हमने अभी चर्चा की थी वो सारी तो उत्तर वैदिक काल में लगाई ही जाती थी। उसके अलावा चावल की खेती भी या व्रीहि की खेती भी विस्तृत पैमाने पर होने लगी थी। लोहे का विस्तृत रूप से प्रयोग प्रारंभ हो गया था, यानी लोहे की जानकारी उत्तर वैदिक कालीन मनुष्य को हो गई थी। हमने देखा था कि पूर्व वैदिक काल में लोहे की जानकारी मनुष्य को नहीं थी, वहाँ पर लोहे का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे का विस्तृत रूप से प्रयोग प्रारंभ हो गया है, जिससे उन्नत हथियार बनाए जा रहे हैं और कृषि के उपकरणों का निर्माण हो रहा है। 4 प्रकार के मृदभांडों यानी मिट्टी के बने हुए बर्तनों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में किया जाता था। ये 4 प्रकार के मृदभांड थे: लाल मृदभांड या रेडवेयर, काले मृदभांड यानी ब्लैकवेयर, चित्रित धूसर मृदभांड यानी पेंटेड ग्रेवेयर
और काले एवं लाल मृदभांड यानी ब्लैक एंड रेड वेयर। इस प्रकार 4 प्रकार के मृदभांडों का निर्माण उत्तर वैदिक काल में प्रमुख रूप से प्रचलन में है। विनिमय के माध्यम के रूप में हालांकि ये लोग कृषि का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन निष्क, शतमान, पाद एवं कृष्णल विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग में आ रहे हैं। व्यापारिक श्रेणियों का निर्माण इस समय में प्रारंभ हो गया था। पूर्व वैदिक काल में व्यापारिक श्रेणियां नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में व्यापारिक श्रेणियों का निर्माण प्रारंभ हो गया था और व्यापारिक श्रेणियों का जो प्रधान था वो श्रेष्ठी कहलाता था और इनका आकार छोटा और अधिकार अभी सीमित थे, जो कि कालांतर में हम देखेंगे मौर्य काल में जाकर के काफ़ी सशक्त व्यापारिक श्रेणियां हमें नजर आएंगी। व्यापारिक श्रेणियों से अभिप्राय यह था कि एक ही प्रकार के व्यापार करने वाले लोग मिलकर के एक संगठन बना लेते थे, जो कि व्यापार के नियम और कानून तय करता था और उस आधार पर व्यापार में उसका पालन किया जाता था। तो व्यापारिक श्रेणियां बनी हुई थी, लेकिन आकार छोटा था और अधिकार अभी सीमित था। धन्यवाद।